नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जिसने बहुत ही कम वक्त में ब्यूटी मार्केट में तहलका मचा रखा है, रिकॉर्ड स्टूडियोज। आज हम इस बेहद चर्चित एसएमई आईपीओ का एक बिल्कुल निष्पक्ष और कंजर्वेटिव रिव्यू करेंगे। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस बिजनेस मॉडल के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। एक कंजर्वेटिव फाइनेंशियल एडवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन मुद्दों पर फोकस करेंगे। 1. द वायरल ग्रोथ स्टोरी। 2. एसेट लाइट ऑमनी चैनल स्ट्रैटेजी। 3. फाइनेंशियल्स, मार्जिन्स एंड डेट। 4. फ्रेश इशू वर्सेस ओएफएस। 5. इवैल्यूएटिंग द एसएमई रिस्क्स। और 6. अलॉटमेंट एंड रिफंड स्टेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है द वायरल ग्रोथ स्टोरी। रिकॉर्ड का नाम आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है ना। इनकी असली शुरुआत और मशहूरी एक बहुत ही फेमस टेलीविजन अपीयरेंस से हुई थी। फाउंडर्स राहुल और धीरज शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में आए थे। वहां उन्हें डील तो नहीं मिली, लेकिन उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जैसे कॉलेज गर्ल्स को फ्री ग्रूमिंग लेसन्स और लंच ऑफर करना, ने सबको हैरान कर दिया। जैसा कि इनकी ब्रांड डेवलपमेंट हेड ईशानी त्रेहन ने कहा कि रिजेक्शन के रीजंस इतने वायरल हुए कि ब्रांड को रातों रात एक ह्यूज पब्लिसिटी और गुडविल मिल गई। रिजेक्शन को ऐसी शानदार मार्केटिंग विक्ट्री में बदलना वाकई काबिले तारीफ है। और इस वायरल होने का असर इनकी वैल्यूएशन पर कैसा पड़ा? शार्क टैंक पर इनकी इनिशियल पिच लगभग 100 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर थी। लेकिन आज की मार्केट रियलिटी देखिए, ये एस्टिमेटेड वैल्यूएशन बढ़कर सीधा 240 करोड़ रुपए हो गई है। सवाल ये है कि ये बड़ा उछाल आया कैसे? ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये उनके अग्रेसिव डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C स्केलिंग को तेजी से आगे बढ़ाने का डायरेक्ट रिजल्ट है। इस तेजी से बढ़ती ग्रोथ स्टोरी के बाद अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, एसेट लाइट ऑमनी चैनल स्ट्रैटेजी। आइए उस स्ट्रक्चरल इंजन को समझते हैं जो इस बिजनेस को इतनी रफ्तार दे रहा है। इनका रिटेल नेटवर्क स्ट्रक्चर बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ ब्रांड पर टाइट कंट्रोल रखने के लिए ये सिर्फ 3 COCO यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रैपिड स्केलिंग और एक्सपेंशन के लिए इनका पूरा जोर FOFO यानी फ्रेंचाइज ऑपरेटेड फ्रेंचाइज ओन्ड मॉडल पर है। इस फ्रेंचाइज मॉडल के तहत 14 राज्यों में इनके 21 स्टोर्स खुल चुके हैं। ये बेहद स्मार्टली बैलेंस करता है कि कैसे कम कैपिटल इन्वेस्ट करके भी ब्रांड को तेजी से नेशनल लेवल पर बड़ा किया जा रहा है। लेकिन पहुंच सिर्फ फिजिकल स्टोर्स तक सीमित नहीं है। इनका D2C ऑनलाइन स्टोर और ऐप काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा नायका, Amazon और मंत्रा जैसे मेजर प्लेटफॉर्म्स पर भी इनके प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। मेकअप और स्किन केयर को मिलाकर इनके पास 350 से ज्यादा अलग-अलग SKUs हैं। इस एसेट लाइट फ्रेमवर्क और सॉलिड डिजिटल रीच के दम पर ही ये ब्रांड एस्टैब्लिश्ड इंडियन ब्यूटी ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दे पा रहा है। कहानी और स्ट्रैटेजी तो ठीक है, पर अब आते हैं हार्ड नंबर्स पर। हमारा सेक्शन 3 है फाइनेंशियल्स, मार्जिन्स एंड डेट। देखते हैं कि क्या कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े इस रिटेल हाइप को सच में जस्टिफाई करते हैं। पिछले 3 सालों के इनकम ग्रोथ को अगर देखा जाए तो एक लगातार और अग्रेसिव उछाल बिल्कुल साफ दिखाई देता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल इनकम 36.93 करोड़ थी। FY25 में ये जंप करके 47.94 करोड़ हुई और FY26 में ये बढ़कर 57.45 करोड़ हो गई। इस तरह का लगातार इनकम जंप मार्केट में इनकी मजबूत पकड़ और बढ़ती डिमांड का एक लंबा और ठोस सबूत है। कैपिटल एफिशिएंसी की बात करें तो 59.85% का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सच में शानदार है। और इसके साथ इनका PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 15.79% के आसपास है। किसी भी पोटेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैकर या मार्केट एक्सपर्ट के लिए ये मैट्रिक्स बेहद आकर्षक और मजबूत माने जाते हैं। एक और बहुत ज़रूरी फैक्टर जो ध्यान खींचता है वो है इनका डेट मैनेजमेंट। कंपनी ने अपना कर्ज जो पहले 785 करोड़ रुपया था उसको घटाकर लगभग 0 कर दिया है। जब कोई ब्रांड अपने एसेट्स को बढ़ाने के साथ साथ अपना डेट खत्म करता है तो ये एक मजबूत फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाता है। किसी भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का ये एक लंबा ग्रीन फ्लैग है। अब नए कैपिटल का आगे क्या होने वाला है, इस पर आते हैं। सेक्शन 4, फ्रेश इशू वर्सेस OFS। देखते हैं कि इस IPO से आने वाले 44.59 करोड़ रुपए आखिर कहां इन्वेस्ट होने वाले हैं। इस IPO का स्ट्रक्चर काफी क्लियर और ट्रांसपेरेंट है।
इशू का एक बड़ा हिस्सा यानी 39.55 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये नया पैसा सीधे कंपनी के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। वहीं एक छोटा हिस्सा लगभग 5.04 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल यानी OFS है, जिसके जरिए अर्ली प्रमोटर्स अपना थोड़ा हिस्सा बेचकर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो इस फ्रेश इशू के पैसे का आखिर क्या होगा? 19.50 करोड़ रुपए सीधे वर्किंग कैपिटल के तौर पर जाएंगे और 5.41 करोड़ रुपए मार्केटिंग और ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाने में लगेंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम इन्वेस्टमेंट है 5.74 करोड़ रुपए का, जो लुधियाना में एक नए वेयरहाउस फैसिलिटी के लिए है। ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट आगे चलकर इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाएगा और D2C पाइपलाइन के डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रीमलाइन करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब इस विश्लेषण के सबसे नाजुक हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 5, इवैल्यूएटिंग दी SME रिस्क्स। एक स्ट्रिक्ट और कॉशियस पर्सपेक्टिव अपनाते हुए इस बिजनेस मॉडल के स्ट्रक्चरल खतरों को भी समझना होगा। एसेट लाइट होने का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। इनका 100% उत्पादन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर है, जिसका मतलब है सप्लाई चेन पूरी तरह इनके कंट्रोल में नहीं है, जिससे क्वालिटी और कंप्लायंस के गंभीर रिस्क पैदा होते हैं। साथ ही FOFO फ्रेंचाइज स्टोर्स पर ब्रांड का डायरेक्ट क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता और इंडियन कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री का कंपटीशन कितना इंटेंस है ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा क्लास 3 ट्रेडमार्क को लेकर लीगल ऑब्जेक्शंस भी हैं, जो कि एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकता है अगर ब्रांड का नाम ही किसी डिस्प्यूट में आ जाए। हमें याद रखना होगा कि SME IPOs अपनी भारी वॉलेटिलिटी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल के साथ साथ सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी और एग्जीक्यूशन रिस्क्स जुड़े होते हैं। एक कंजर्वेटिव एडवाइजरी के नज़रिए से देखा जाए तो इन वल्नरेबिलिटीज़ को ब्रांड के वायरल मोमेंटम के मुकाबले ध्यान से और बारीकी से तौलना बहुत ज़रूरी है। आइए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन की ओर चलते हैं। सेक्शन 6, अलॉटमेंट एंड रिफंड स्टेप्स। अगर रिटेल लेवल पर इसमें हिस्सा लेने का प्लान है तो एक्चुअल टेक्निकल डिटेल्स और आगे के स्टेप्स क्या होंगे। रिटेल एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन ध्यान से समझिएगा। SME IPOs मेन बोर्ड IPOs से थोड़े अलग होते हैं क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड बड़ा होता है। अपर प्राइस बैंड 158 रुपीस पर शेयर है और एक लॉट में 800 शेयर्स आते हैं। मिनिमम रिटेल एप्लीकेशन के लिए यहाँ 2 लॉट्स लेने होते हैं, यानी कि 1600 शेयर्स, जिसके लिए कम से कम 2,52,800 रुपए की जरूरत होगी। ये एक बड़ा फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है जिसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। IPO की टाइमलाइन कुछ इस तरह है। 5 मई को ये इशू खुलेगा और ठीक 2 दिन बाद 7 मई को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट प्रोसेस 8 मई को पूरा होगा। 11 मई को जिनके शेयर्स अलॉट नहीं हुए उनके रिफंड्स अनब्लॉक हो जाएंगे और 12 मई को फाइनली BSE SME प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग होगी। ये फास्ट टर्नअराउंड टाइम दिखाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इस प्रोसेस के दौरान कितना अटेंटिव रहना पड़ेगा। अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। मई 8 की डेट पर मुद्रा RTI की ऑफिशियल वेबसाइट या IPOGA प्लेटफॉर्म पर जाया जा सकता है। वहां ड्रॉप डाउन से रिकॉर्ड स्टूडियोज IPO सिलेक्ट कीजिए, अपना पैन कार्ड या एप्लीकेशन नंबर डालिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। आपका स्टेटस आपके सामने होगा। अगर एप्लीकेशन अनसक्सेसफुल रही तो रिफंड टाइमलाइन का प्रोसेस क्या है? अलॉटमेंट फाइनल होने के लगभग 24 घंटे के भीतर या फिर 1 से 2 वर्किंग डेज के अंदर आपके ब्लॉक किए गए UPI या ASBA फंड्स वापस अनब्लॉक कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस में आमतौर पर देर नहीं होती। तो आखिर में एक बड़ा सवाल वही का वही खड़ा है। क्या रिकॉर्ड का ये वायरल मार्केटिंग मैजिक सच में इस फियर्सली कम्पिटिटिव एसेट लाइट ब्यूटी मार्केट की कठोर सच्चाइयों को मात दे पाएगा? क्या हाइप के आगे इनका फाइनेंशियल लेजर लॉन्ग टर्म में ऐसे ही मजबूत बना रहेगा? ये ब्रांड अपने इन्वेस्टर्स के लिए आगे चलकर कितनी सटीक वैल्यू क्रिएट करता है, इन आंकड़ों और रिस्क्स को ध्यान में रखकर ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़े रहिए आगे और भी नई इनसाइट्स के लिए।